वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं बीएसटी क्लास 12। आज जो बच गया था चैप्टर आज खत्म कर देते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 है ना। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि देश में आर्थिक नीति 1991 में लाई गई, देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पूरा टॉपिक को पढ़ते हैं, घोल के समझ जाते हैं ना। नई आर्थिक नीति 1991 में लाई गई थी, जिसके अंतर्गत 3 मुद्दे लेके गए थे। कितना मुद्दे? 3 मुद्दे। एक था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन 3 मुद्दों को लाया गया था और देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। इसका मुख्य कारण था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, शीत युद्ध समाप्त हो गई थी और देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। कुछ गणमान्य लोगों ने देश की हालत को बेहतर करने के लिए यह विचार लिया कि देश में नई आर्थिक नीति मतलब नई इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाना पड़ेगा, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। और वहाँ से शुरू हुआ एक नई अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं नई अर्थव्यवस्था या आधुनिक अर्थव्यवस्था या नई आर्थिक नीति 1991। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरकार ने क्या क्या किया। कुछ विशेषताएं थी नई आर्थिक नीति की। सबसे पहले आपको बता दें नई आर्थिक नीति क्या है कि देश में क्या होती, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसको सही करने के लिए देश में व्यापक कदम उठाए गए, जिसको नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य 3 कार्य किए गए: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, जिसके तहत अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव प्राप्त हुई और आज हमारा देश इतनी विकसित है। इसके पीछे इसी कारण है। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन। आइए आप जानते हैं कि नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या है और फटाफट देखिए क्या है। सरकार ने लाइसेंस की सीमा घटाकर 6 कर दी। सबसे पहले उस समय, उससे पहले जो बिजनेस थी ना, बहुत ज़्यादा लाइसेंस का पकड़ था। हर बिजनेस में लाइसेंस चाहिए, तो अगर लाइसेंस चाहिए तो लोग इतना भाग दौड़ करके जो लाइसेंस बनाएगा, इससे अच्छा बिजनेस नहीं करता था। तो सीमा घटाकर कितने कर दी? 6 कर दी गई। कई उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए तथा उन्हें मुक्त कर दिया गया। बहुत सारा ऐसा उद्योग था जो घाटे में चल रहा था सार्वजनिक क्षेत्र में, उसको निजी क्षेत्र में डाल दिया या तो उसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया कि जाओ अब तुम कर लो। हाल ही में एयर इंडिया को आप लोग देखे होंगे, फिर से टाटा एंड टाटा सन्स को दे दिया गया है ना। विनिवेश की कई सार्वजनिक उद्योग था, बहुत सारा था। उस समय लगभग सरकारी कंपनी अधिक थी, जिस कारण से घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो उस समय यह निर्णय लिया कि चलो 2-4 कंपनियां निजी क्षेत्र में दे दिया जाता है। देखिए ऐसा हम लोग न्यूज में देखोगे तो समझ में आएगा कि रिलायंस को दे दिया, टाटा को दे दिया एयरलाइन। अरे टाटा को एयरलाइन दे दिया नहीं। देखो घाटे में चलता है ना, सरकारी कंपनी, सरकारी कर्मचारी के पास जाओ, काम नहीं करेगा, बैठा हुआ कहाँ लाइएगा। और यही कोई प्राइवेट में डाल दो तो काम बेहतर करने लगता। तो घाटा इसलिए लग जाता है क्योंकि सरकारी नाम सुनने से ही आदमी सोचता है कि चलो थोड़ा चोरी कर लेते हैं। तो सरकारी में क्या होता है ना कि घाटा लग जाता है ज़्यादा। कोई भी कंपनी सरकारी घाटे में रहती है, इसीलिए उसको क्या कर देता है, प्राइवेट कर दिया जाता है। विनिवेश में कई सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया। देखो कई ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र था जिसमें निवेश नहीं देता था, कोई आदमी पैसा नहीं लगा सकता है ना। तो सरकार क्या की कि नहीं, इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया कि चलो पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 49% तक कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है कि आप सरकारी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना शेयर खरीद सकते हैं, जिससे बोलते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष विदेश निवेश 100% कर दिया गया। अभी पूरा जो 100 है विदेश निवेश जो है पूरी क्या कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया कि विदेश से पूरा पूंजी लगा। जबकि आज़ादी के बाद ऐसा था कि कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी पूंजी इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अरे अभी तो देश आज़ाद हुआ था तो कहाँ बोलते कि कोई आके और पूंजी लगा दो यहाँ, है ना। इसीलिए इसको थाम के रखा गया था, फिर खोल दिया गया क्योंकि अब हम लोग बेहतर शिक्षित और बेहतर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट था FIPB की स्थापना की गई, विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड। विदेश से जो निवेश आएगा ना, जो इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके ऊपर एक ठो गठन कर दिया गया कि उसका देख रेख कौन करेगा, है ना। तो उसका देख रेख करने के लिए FIPB की स्थापना कर दी गई। और लास्ट कर दिया गया विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिक समझौते की छूट, कि आप कोई भी विदेशी कंपनी के साथ कोई समझौता अगर करना चाहते हैं तो उसका छूट दे दिया। बहुत ज़्यादा पहले पकड़ था कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। तो कई सारा छूट का प्रावधान दे दिया गया, जिस कारण से क्या हुआ, नई आर्थिक नीति में बहुत सारा सुधार हो गया। वास्तविक में देश की हालत खराब हो गई थी। अगर वही पुरानी वाली नीति लेके चलते हैं तो आज हम लोग ये डिजिटल क्लास नहीं होता होगा, है ना। बहुत हालत खराब हो गई थी। चलिए जानते हैं धीरे धीरे क्या क्या हुआ था, है ना। एक क्लास इकोनॉमिक्स का भी लिए थे, क्लास 11th, है ना। उसमें भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ाए हैं। हो सकता है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख भी सकते हैं। देखिए उद्योग में अनावश्यक नियंत्रण, उदारीकरण का क्या अर्थ था कि उदारीकरण क्या था कि उदारीकरण लिबराइजेशन, है ना।
सबसे पहले क्या था कि माना जा उस समय इतना ना उद्योग में पकड़ था कि आप उद्योग खोल ही नहीं सकते हैं। जाइए वन विभाग के पास जाइए, इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, लाइसेंस बनाइए। जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक आप उद्योग नहीं लगा सकते हैं, आपका फैक्ट्री नहीं लगेगा। अब तो देखिए सरकारें ऐसी कर दी कि आइए आप फलाना कंपनी हमारे यहाँ अडानी जी आके कंपनी लगाइए, हम आपको जगह देते हैं, समय देते हैं, टाइम देते हैं। अब ऐसा होने लगा। उस टाइम तो ये था ही नहीं, उल्टा था। उस टाइम पे वो फैक्ट्री वाला लेके घूम रहा है कि सर हमको कोई जगह दे दो, कोई जगह दे दो, हम कहाँ लगाएंगे, हमको लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो। अब तो उल्टा है, अब तो सरकार बोलती है आओ हमारा यहाँ लगाओ, है ना। चेंज हो गया फॉर्मेट। तो उदारीकरण नीति थी जिसमें उद्योग में अनावश्यक नियंत्रण, अनावश्यक बहुत ज़्यादा नियंत्रण था, एवं प्रतिबंध को मुक्त कर दिया गया केवल 6 क्षेत्रों को छोड़कर। अभी शायद 5 है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 6 लिखा हुआ था, इसलिए हम भी 6 लिख दिए, ठीक है। किसी बुक में अभी हम पढ़े थे तो 5, लेकिन एनसीईआरटी ही बेस्ट है, 6 बोलता है तो 6। तो उद्योग में अनावश्यक नियंत्रण का प्रतिबंध मुक्त कर दिया केवल 6 उद्योग को छोड़कर। कौन सा? तो दवाई था, दवाई या चिकित्सा, विस्फोटक सामान, बम, केमिकल, शराब, सिगरेट और हथियार, बम पिस्तौल बनाने वाला, ये सब आपको क्या है, ये सब क्या कर दिया गया, इसमें लिमिटेशन कर दिया गया कि ये सब आप नहीं बना सकते। ये बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, लाइसेंस लगेगा। बाकी आप जो बिजनेस खोलना खोल दो, दुकान खोल दो, स्टॉल खोल दो, चाय दुकान खोलो। ऐसे भी बहुत सारा सरकार बोल रहा है कि चाय दुकान खोलिए, हाँ चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, इसमें भी रोजगार है, रोजगार है। देखिए विशेषताएं, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया कि या तो सीमित कर दिया गया, केवल 6 जगह को छोड़ करके टोटल पे क्या कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ा काम था, ठीक है। सेकेंड वर्क जो था वो था, विशेषताएं क्या थी, व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करना। आप जो भी अपना बिजनेस चलाते हैं, आप अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, आपको छूट दे देंगे। उस टाइम में क्या था ना कि निर्णय आप नहीं ले सकते, सरकार से बार बार पूछना पड़ेगा, हम 1000 सामान बनाए कि नहीं बनाए सरकार, हाँ बनाओ, तब बनाता था। अब आपको छोड़ दिए कि नहीं, जाओ जितना मर्जी हो तुम सामान बनाओ और जहाँ दिल करता है बेचो। अब झारखंड में बेचने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था उस समय, झारखंड में बेचे कि नहीं, बिहार में बेचे कि नहीं, बिहार में ले कि ना ले, तो उस तरह अब ऑर्डर का जरूरत ही नहीं था। अब आप कहीं भी बनाइए, कहीं भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हुआ, सेकंड पॉइंट था, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आपको संकुचित नहीं करेंगे, आपको छोटा नहीं करेंगे, आप जितना बड़ा हो सकते हैं आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर था, वस्तु तथा सेवाओं को हस्तांतरण में प्रतिबंध हटाना। वस्तु तथा सेवाओं का हस्तांतरण में बड़ी प्रतिबंध था कि आप ये सामान को वहाँ ले जाके नहीं बेच सकते हैं, आप इस सामान को वहाँ ले जाके नहीं बेच सकते हैं, ये सेवाएं यहाँ नहीं दे सकते हैं। आपको अगर कोचिंग और इंस्टीट्यूट चलाना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आप बिहार, झारखंड या उड़ीसा में नहीं पढ़ा सकते। अरे भाई ऐसा रहेगा तब तो चलेगा। तो ये सारा प्रतिबंध ही हटा दिया, बोला कि जाओ जिसको जितना जहाँ जाके बिजनेस करना, पूरा इंडिया में एकदम छा जाओ, गर्दा उड़ा दो और बिजनेस ऐसा करो कि एकदम पूरा दुनिया में एकदम छा जाओ इंडियन, है ना। और यहीं से शुरू भी होगा यही वाला डायलॉग, छा जाओ इंडियन। देखिए वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में निर्धारण की स्वतंत्रता, है ना। वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य जब निर्धारण होता था तो पहले सरकार से पूछना होता था कि मार्कर का कीमत कितना रखे सरकार, तो सरकार बोला इसको नहीं 40 रुपये रखिएगा, तो 40 रुपये रखा तो कोई खरीदा ही नहीं। अब क्या कर दिया कि छोड़ दिया गया, उदारीकरण के तहत जाओ भैया तुम अपना कीमत रखो, तुम जितना कम लाभ में कमा करके बेचना तो बेचो, ज़्यादा लाभ कमा करके बेचना तो बेचो, लेकिन जाओ कुरकुरे 5 में बेचो, 10 में बेचो या 15 में बेचो, बेचो तुमको जैसे बुझाए बेचो, हम उसमें बोलने नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, है ना। कुरकुरे, लेस जितना है, कौन सी और है यार, सब कोई अपने कंपटीशन कर लेना, हम 5 में बेचेंगे तू भी 5 में बेच। तो इस तरह से कंपटीशन आ गया मार्केट में, है ना। और ये बेहतर हुआ किसके लिए, ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सरकार निर्धारित करते तो चोरवा सरकार आता है, 2 रुपया बेची लो 1 रुपया हमको दे देना, है ना। इससे अच्छा था कि आपको छोड़ दिया जाए। था कर की दर में कमी, ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। टैक्स ज़्यादा रहेगा तो महंगा हो जाएगा वस्तुएं, जितना कम टैक्स होगा उतनी वस्तुएं सस्ता हो जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल डीजल में बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उस कारण से हर चीज़ महंगा हो गया। क्या बताएं, हम भी परेशान हैं। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया सरल कर दी गई। आप किसी देश से सामान लाने और ले जाने के लिए क्या कर दिया, प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। आपको ज़्यादा समस्या का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, आप आसानी से बना सकते हैं और ला सकते हैं। और भारत में देखिए अभी भी सरल नहीं है, हम लिख दिए सरल, लेकिन जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब एमकॉम पढ़ने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी भी बहुत सरलीकरण करना बाकी है। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने के लिए सरल बनाना। कई सारा ऐसा ट्राई किया गया, यह कोशिश किया गया कि विदेश को भारत में आकर्षित करो, या तो हम वहाँ जा करके बेचेंगे तो लोग अट्रैक्टिव हो और मेरे सामान को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। इसके लिए प्रौद्योगिकी मैंने टेक्नोलॉजी का विकास आपको करते रहना है, ठीक है। ये था उदारीकरण।
अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे निजीकरण, है ना। निजीकरण में क्या है, लाइट ठीक है ना। निजीकरण में क्या है, निजीकरण से आशय या अभिप्राय है कि सार्वजनिक औद्योगिक इकाई को स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण करना, है ना। तो निजीकरण का आशय यही था कि बहुत सारा सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी कंपनी, डायरेक्टली सरकारी मतलब सरकार के अधीन कंपनी, सरकार के अधीन में जो कंपनियों का था उनको क्या कर देना था, प्राइवेट में डाल देना था। जैसे अभी हाल ही में एग्जांपल सबसे बड़ा आपको दिए कि टाटा को एयरलाइन दे दिया गया, या तो कई बार आप लोग सुनेंगे कि ओएनजीसी बेच दिया। अरे ये सब कुछ नहीं होता। देखिए ये लक्ष्य ही था कि जो ऐसी सरकार के नियंत्रण में ऐसी कंपनियां थी जो लगातार कुछ वर्षों से कुछ समय से घाटे पे चली थी, उसको निजी क्षेत्र में दे देना है, ताकि वो उसका कुशल प्रबंधन करके उसको बेहतर चला सके और बेहतर ले सके, है ना। यही काम था निजीकरण का, और इसीलिए निजीकरण किया गया, कई सारे चीज़ों को निजीकरण किया गया, है ना। उसमें सबसे पहला जो था वो था, देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, या उद्देश्य कहिए या लक्षण कहिए या विशेषताएं कहिए, सब यही चल जाएगा, ठीक है। ऐसे उपक्रम जो घाटे में थे उसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित, कौन खराब कर दिया। एयरलाइंस 4 साल से घाटा में था, दे दिया, वो किसी ना किसी तरह लाभ में कर लेगा, क्योंकि हम बताए ना सरकारी कंपनी, हाँ करेंगे ना काम, कल आना, तो बस कल आना, ऐसे काम होता है सरकारी में सर, इसीलिए घाटे में चला जाता है सरकारी में। इसीलिए ऐसे उपक्रम को जो घाटे में थे उसे निजी क्षेत्र में दे दिया गया, ठीक है। देश के संसाधनों का उचित दोहन, आप संसाधनों का बेहतर दोहन कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कार्य जो होती है ना, लोग सरकार बोल करके रोडों तोड़ देता है, अरे सरकार का रोड है, तोड़ दो, कहा जाएगा, फिर तो मन में करेगा। तो इसीलिए वहाँ क्या होता है ना, संसाधनों का सही उचित उपयोग नहीं हो पाता है। जबकि प्राइवेट से कोई काम होती है ना तो सही उपयोग हो जाता है। तो लिखते हैं संसाधनों का उचित दोहन हो जाए, जितने भी संसाधन है उसका उचित उपयोग हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, अर्थव्यवस्था को क्या करना है, प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, माने जो भी कंपनियां हैं, जो भी बिजनेस करना चाहती है, जो बिजनेस कर रही है, वो समान कंपटीशन में बनाए, है ना। देखिएगा हम लोगों को कितना 10 रुपये का साबुन सारे कंपनी बनाने लगा, डिटॉल, लाइफबॉय, लक्स, नीमा, जो भी है वगैरह वगैरह, सारा कंपनी बनाना शुरू कर देता है। ये प्रतिस्पर्धा है, और ये बेहतर है किसके लिए, ग्राहकों के लिए, क्योंकि वो लोग तो ठीक है इनकम के बिना तो बेचेगा नहीं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे अच्छा है कस्टमर के लिए कि हमको अच्छा चीज़ भी मिल जाएगा और अच्छी कीमत में मिल जाएगा, है ना। तो दोनों निजीकरण से फायदा ही हुआ, घाटा नहीं हुआ। देखिए प्रबंध की योग्यता एवं दक्षता में वृद्धि, जब निजीकरण होगा तो बेस अच्छा से अच्छा प्रबंधक होगा और उसका स्किल में भी डेवलपमेंट हो जाएगा और साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, यही मेन था जी, यही सबसे बड़ा दिक्कत है सरकारी कंपनी में, जब प्रबंध होता है ना बहुत थर्ड क्लास होता है, और प्राइवेट कंपनी में जाके देखिए कितना अच्छा टाई बेल्ट लगा करके लोग बैठा हुआ, यस आई बोलिए व्हाट आई कैन डू फॉर यू, तो फट से बोला हाँ सर आई नीड ए ग्लास वाटर, तो फट से एक टाई लगा हुआ आदमी एक गिलास पानी लिया। सरकारी दुकान अगर रहता ना, होटल सरकारी, तो हम बोलते हैं एक गिलास पानी लाइए, अभी ऑर्डर दिए 1 घंटा बाद मिलेगा पानी, है ना। तो सोचिए सरकारी होटल नहीं है तो अच्छा है। तकनीकी तथा आधुनिकीकरण का प्रसार है, कहीं कहीं है सरकारी होटल, झारखंड में चलती है, 5 रुपये में भात दाल योजना चलती है वहाँ पे, है ना। तो तकनीकी तथा आधुनिकीकरण का प्रसार, और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को यूज करिए, आधुनिकीकरण को यूज करिए, कंपनी को और फैक्ट्री को बढ़ाइए और देश को भी क्या करिए, बढ़ाते चलिए स्पीड में। ये था निजीकरण का लक्ष्य या विशेषता। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, आप निजीकरण के माध्यम से प्राइवेट में जितना से जितना कंपनी लगा सकते हैं उतना ही देश की अर्थव्यवस्था भागेगी और साथ साथ उसका भी अर्थव्यवस्था भागेगा। और था बाह्य ऋण, है ना, या बाह्य ऋणों की भार घटाना, बाहर से जो ऋण लिए थे, कर्जा लिए थे, वो भार भी घट जाएगा, बेच दिए, मान लो सरकार कहीं से कर्जा ली थी तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। किसी को बेच देंगे तो वो देगा कर्जा, जो कंपनी लिया वो कंपनी कर्जा देगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो ही जाता है। अब नेक्स्ट था सबसे बड़ा वैश्वीकरण, और एक और है विमुद्रीकरण, जो हाल ही में 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 8 नवंबर है ना, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। वो आप लोग खुदे समझिएगा नोटबंदी में क्या क्या हुआ आप लोग के साथ, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए वैश्वीकरण है भारत के बाजार को विश्व के लिए खोलना, अर्थात भारत की सीमा के अतिरिक्त भारतीय कंपनी को अन्य राष्ट्र में उत्पादन एवं क्रय विक्रय कर सकता है। अन्य कंपनियों के लिए भी भारत का दरवाजा खोल दिया गया, मतलब संपूर्ण विश्व को एक जगह लाके खड़ा कर देना ही वैश्वीकरण है, या ग्लोबलाइजेशन है, या विश्व बाजार है, जो कहोगे सब एक ही है ना। या भूमंडलीकरण भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बताएं एक क्लास और इसका करके रखे हैं, वो है इकोनॉमिक्स क्लास 11, वहाँ प्लेलिस्ट है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण
और निजीकरण। ठीक है, तो ऐसा बाजार जो भारत की कंपनी को विदेश के लिए खोल दिया गया और विदेश की कंपनी के लिए कहाँ के लिए खोल दिया गया, भारत के लिए खोल दिया गया। सब मिल करके एक जगह समाज जो हो गया बाजार, उसको कहेंगे हम लोग विश्व बाजार। यही हम लोग को इफेक्ट डाला सर। आज मेरा शर्ट जो इस तरह है ना, ये उसी का इफेक्ट है, मोबाइल भी उसी का इफेक्ट है, ये कैमरा भी उसी का इफेक्ट है। आपके पास जो सिस्टम, मोबाइल, कैमरा, टैब है, ये विश्व बाजार का ही देन है। अगर सोचो हम लोग ये विश्व बाजार नहीं खोलते तो अभी तक हमारा देश में पता नहीं घोड़े गाड़ी चलता है, कार आता कि नहीं आता पता नहीं, है ना। विदेशी कंपनियां भारत में आ गई, क्या वो लोग आया और अपना प्रोडक्ट लेके आया, रियलमी, रेडमी, जोमी, सोमी जो भी है सब लेके आया, और आज हम लोग खरीदे एकदम टनाटन टकाटक। एप्पल, आईफोन, आईपॉड जो भी है सब वो लोग विदेशी कंपनी। हमारा देश का कंपनी मोबाइल बनाता है जी? नहीं बनाता। हमारा देश का कंपनी क्या बनाता है? डुप्लीकेट सामान, है ना, जिससे आदमी कोई लाभ नहीं ले सकता है। एक ही चीज़ कुछ भी बढ़िया बनाता, लेकिन बनता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी बनती है। हमारे देश के सूती कपड़े विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। और जौहरी मतलब हीरे जवाहरात जो है हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ हम लोग पूरे वर्ल्ड को बेचते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडलूम वस्तुएं हैं, हाथ से बनाई गई वस्तु कलाएँ हैं जो हम लोग पूरे विश्व को बेचते हैं। साथ साथ हम लोग अपना ब्रेन बेचते हैं। आज भी सुने होंगे कि IBM में 70% आदमी जो है इंडियन काम करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रांड भी बेचते हैं। अभी भी गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, बड़ा बड़ा कंपनियों का CEO इंडियन है, तो हम लोग ब्रांड भी बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग है। ये वाला लाइट जो नहीं वो बंद कर दिया। ठीक है, तो वैश्वीकरण भारत के बाजार को विश्व के लिए खोलना, अर्थात भारत के सीमा के अतिरिक्त भारत कंपनी के अन्य राष्ट्र में उत्पादन करना। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य है या लक्षण है या विशेषताएं हैं, चलिए एक एक चर्चा कर लेते हैं। एक से अधिक देशों में क्रय विक्रय तथा उत्पादन। आप एक से अधिक देशों में क्या कर सकते हैं? खरीद बिक्री कर सकते हैं या तो उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये था वैश्वीकरण का लाभ। वैश्वीकरण का लाभ ये भी लिख सकते हैं कि अभी आपके पास जो अवेलेबल वस्तु मिल जा रही है, वैश्वीकरण का ये लाभ है। वस्तु तथा सेवाएं, तकनीक, पूंजी, श्रम का एक देश दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करने लगा। देखो क्या क्या वस्तु सामान आ ही रहा है, मोबाइल, टीवी वगैरह वगैरह तो आ ही रहा है। सेवाएं, हम लोग विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, विदेश लोग यहाँ आके पढ़ रहा है, बहुत तरह का सेवा है। यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। हम तकनीक है, टेक्नोलॉजी, आज गूगल है, FB है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये हम लोग विदेश से तकनीक लिए, या तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी उत्पादन का है जो विदेश से जाके सीखते हैं। पूंजी वहाँ से आ भी रहा है, वहाँ लगा भी रहे, दोनों कर रहे हैं। श्रम, यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग को भी यहाँ काम करा रहे हैं, तो एक दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी को विश्व बाजार या विश्व बाजार का लक्षण कहो या विशेषता कहो या उद्देश्य कहो, सब यही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हो गया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो और मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं जिसमें ONGC है, इंडियन ऑयल है, जो कई सारा देशों में अपना सामान बेचने लगा और कई सारा वो लोग भी हमारे यहाँ पे बेचने लगा। उपभोक्ता को बेहतर वस्तु की प्राप्ति, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उपभोक्ता को हुआ। उपभोक्ता को बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली वस्तु मिली, बढ़िया से बढ़िया वस्तु मिला, उसके पास कंपटीशन जब ज़्यादा हुआ तो अच्छा सामान आने लगा। और देश की तकनीक में परिवर्तन, और देश की तकनीक और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हो गई। नया नया टेक्नोलॉजी भारत में आया, नया नया टेक्नोलॉजी का उत्पादन शुरू हुआ। कृषि में नई तकनीक की देखी गई, जो विदेशों से हम लोग आयात करते हैं। ट्रैक्टर, हल, पहले हल से खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, थ्रेशर मशीन आ गया, ये विदेश से आ गया। इसमें आप जितना जोड़ सकते हैं, विदेशी तकनीक का आना, कृषि उद्योग का आना, नई कृषि या तो हाइब्रिड बीजों को भारत लाए, बहुत सारा काम आप बोल सकते हैं। अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध और बेहतर संबंध, जिस देश के साथ बिजनेस करेंगे रिश्ता तो अच्छा होगा ही, रिश्ता अच्छा नहीं होगा तो सामान आप भी नहीं बेचोगे और आप भी नहीं खरीदोगे। जो दुकानदार गरिया दे उसका दुकान के जाए, और जो दुकानदार प्रेम से बोले उसका दुकान कौन ना जाए। तो यही बात है, सबके साथ बेहतर रिश्ते। आधुनिक कृषि का भी हम लोग का विस्तार हुआ, बेहतर से बेहतर कृषि हो गई। तो ये था हम लोग का 3 टॉपिक हम लोग पढ़ गए। 1991 की कुछ विशेषताएं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब था विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। ये तो हाल ही में हुआ, आप लोग खुद झेले होंगे कि नोटबंदी में क्या असर हुआ। सरकार का मानना था कि इससे काला धन को रोक लिया जाएगा, लेकिन काला धन तो रुका नहीं। बाकी बात RBI ने कह दिया कि 99.99% मनी रिफंड हो गई, जिससे क्या हुआ कि नोट केवल बदली हो गया और कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में कुछ अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं, जो आपको आता है वही काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द लेके आएंगे, अब देरी नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।